फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शांति के मकसद से बनी इस लीग का अंत हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे विश्व में शांति स्थापित करने का सेकेंड अटेम्प्ट 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन के द्वारा किया गया। दो विश्व युद्धों के बाद पूरा वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगा। इन दो वर्ल्ड वॉर्स का ही नतीजा था कि दोनों कॉलोनियल पावर्स यानी ब्रिटेन और फ्रांस का पतन हुआ और इगैलिटेरियन वर्ल्ड की इमेजिनेशन को पूरा करने का रास्ता भी खुला। आप सभी को यह मालूम होगा कि यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 1 सभी राष्ट्रों में इक्वल राइट्स तथा लोगों के सेल्फ डिटर्मिनेशन के बेसिस पर फ्रेंडली रिलेशंस एस्टेब्लिश करने की बातें करता है। वहीं यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 2 सभी मेंबर्स के सोवरेन इक्वलिटी के प्रिंसिपल का जिक्र भी करता है। आज के इस दौर में लगभग 78 इयर्स के इस यूनाइटेड चार्टर के अडॉप्शन के बाद सवाल यह उठता है कि क्या यूनाइटेड नेशन सच में उतना इगैलिटेरियन है जितना उसे होना चाहिए। हाल ही में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में गाजा पट्टी पर 20,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत इस सवाल की गहराई को और बढ़ा देती है। इस युद्ध में यूनाइटेड नेशन का इग्नोरेंट रवैया तथा इस रोक पाने में नाकामयाबी, यूनाइटेड चार्टर के प्रीएम्बल में लिखे शब्दों जैसे प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस तथा ह्यूमन राइट को एस्टेब्लिश न कर पाना इसके रेलेवेंस पर सवाल खड़ा करता है। आज का डिस्कशन इसी मुद्दे पर होगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडिंग वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं गौरव सिंह। आज के इस वीडियो में यूनाइटेड नेशन के कंटेक्स्ट को समझेंगे। उसके बाद करंट P5 कंट्रीज के लीडरशिप में यूनाइटेड नेशन के पास्ट परफॉर्मेंसेस का असेसमेंट करेंगे। फिर इस बात पर चर्चा करेंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की जरूरत क्यों है। सब्सिक्वेंटली हम अपने मेन टॉपिक यानी क्या इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि इस प्रोसेस में इंडिया के समक्ष कौन कौन से चैलेंजेज हैं। अलॉन्ग विद दिस, इस चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के कंटेक्स्ट को समझते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें कि एलाइड पावर्स की जीत हुई, उसके तुरंत बाद ही यूनाइटेड नेशन अस्तित्व में आया। इसमें P5 कंट्रीज यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन, फ्रांस तथा चाइना को वर्ल्ड वॉर की जीत के आधार पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट दी गई। सन 1991 में यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद यह सीट यूएसएसआर की जगह रशियन फेडरेशन को दी गई। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यदि यूनाइटेड नेशन एक बॉडी है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसका हर्ट, लेकिन इस हर्ट पर केवल कुछ ही देशों का कब्जा क्यों है। आइए इसको गहराई से जानते हैं और यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि इन P5 कंट्रीज की लीडरशिप में यूनाइटेड नेशन की पास्ट परफॉर्मेंसेस कैसी रही है। यूएन चार्टर का प्रीएम्बल 4 एरियाज को डिस्क्राइब करता है, जिन्हें हम 4 पिलर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन भी कहते हैं। फर्स्ट पिलर है पीस एंड सिक्योरिटी, सेकेंड पिलर है ह्यूमन राइट्स, थर्ड पिलर है रूल ऑफ लॉ एंड फोर्थ पिलर है डेवलपमेंट। इन्हीं पिलर्स के बेसिस पर एक एक कर P5 कंट्रीज का इवैल्यूएशन करेंगे। यह माना जाता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कोल्ड वॉर एरा के बाद से एकमात्र सुपर पावर है, लेकिन इंटरनेशनल पीस के प्रति यूनाइटेड स्टेट का आखिर क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। जवाब देने वाला यह कहेगा कि यूनाइटेड स्टेट ने इराक तथा अफगानिस्तान को इन्वेड किया। वियतनाम में लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार भी यूनाइटेड स्टेट है। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में फैली इनस्टेबिलिटी का कारण भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका ही है। यूनाइटेड स्टेट ने न सिर्फ हर एक छोर पर ह्यूमन राइट का वायलेशन किया, बल्कि रूल ऑफ लॉ और वर्ल्ड पीस को मेंटेन रखने में भी नाकाम रहा है। सेकेंडली, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का वर्ल्ड की प्रोग्रेस में कमोवेश यही हाल रहा है। बहुत आसान शब्दों में कहें तो सदियों से दोनों ही मुल्कों ने
तमाम एशियन तथा अफ्रीकन देशों को गुलाम बनाकर लूटने का कार्य किया है। न केवल रिसोर्सेज बल्कि कल्चर पर भी अटैक किया है। यह कहीं से भी ह्यूमैनिटी और वर्ल्ड पीस को तो रिप्रेजेंट नहीं करते। इतिहास के पन्नों में यह सिर्फ ब्लड सेड, मिस्री, लूट तथा अपने खजानों को भरने वाले व्हाइट लैंडलॉर्ड्स के रूप में रिप्रेजेंटेटिव जरूर हैं। वैसे भी यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज में नहीं हैं। इनफैक्ट इंडिया, जो कि एक समय इन यूरोपियन कंट्रीज का गुलाम था, इनसे आज इकोनॉमी के क्षेत्र में आगे निकल चुका है। सिमिलरली चाइना और रशिया का चेहरा भी कुछ अलग नहीं है। वर्तमान समय में भी गरीब देशों के प्रति चाइना का इकोनॉमिक ट्रैप किसी से छिपा नहीं है। यही नहीं, चाइना द्वारा खुलेआम उइघुर मुस्लिम्स का परसिक्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी के गला घोटने जैसा है। वहीं दूसरी ओर पिछले दिनों रशिया का यूक्रेन पर इन्वेजन रशिया के यूएनएससी के परमानेंट मेंबर होते हुए भी गैर जिम्मेदाराना रवैये को दिखाता है। रशिया के एक्शंस ने पूरे विश्व पटल पर एक टर्मोइल क्रिएट करने का कार्य किया है और नतीजा ऑयल प्राइस के राइज, फूड ग्रेन की स्कार्सिटी तथा न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटी के रूप में सामने है। ओवरऑल इससे एक पिक्चर तो क्लियर होती दिखती है कि अभी जितने भी यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें से कोई भी इसलिए यूएनएससी का परमानेंट नहीं है क्योंकि उसका रिकॉर्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन तथा इंटरनेशनल पीस के प्रति बहुत अच्छा रहा हो। वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह बहुत अमीर है और एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी रखे हुए है। तो दोस्तों, गौर करने का मुकाम यह है कि अगर मनी और गन से ही यह डिसाइड करने का बेसिस होंगे कि कौन लीड करेगा, तो क्या सच में हम मॉडर्न एरा में जी रहे हैं या फिर मेडिवल एरा में? जवाब आप खुद सोचिएगा। यही सब कारण है कि बहुत से सक्रिय देशों द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की बातें दशकों से हो रही है। आइए जानते हैं कि आखिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स क्यों होने चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें तो वीटो पावर P5 को सही से फंक्शन नहीं करने देता। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व फॉरेन मिनिस्टर ने भी एक मौके पर कहा था कि सिक्योरिटी काउंसिल हैज बीन प्रिजनर ऑफ ग्रेट पावर मैनेवरिंग। और तो और P5 कंट्रीज जोकर कार्ड का यूज कर किसी भी नेगोशिएशन को रोक देते हैं जो कि उनके नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भारत ने आतंकी मसूद अजहर को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 के टेररिस्ट की लिस्ट में डालने को कहा था, तब चाइना ने टेक्निकल होल्ड के नाम पर इसे टालने में सफलता पा ली थी। दूसरी ओर करीब से देखने पर आप यह महसूस करेंगे कि बहुत सारे डिसीजंस जियोपॉलिटिकली मोटिवेटेड भी रहते हैं, या यह कह लीजिए कि नेशनल इंटरेस्ट के सामने ग्लोबल इंटरेस्ट और ह्यूमन इंटरेस्ट दम तोड़ता दिखता है। चाहे वह चाइना के द्वारा ताइवान के लिए यूएन की मेंबरशिप ब्लॉक करना हो, इजराइल के फेवर में अब तक कुल 42 टाइम्स यूनाइटेड स्टेट द्वारा पैलेस्टीन का यूएन मेंबरशिप ब्लॉक करना हो, या फिर पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में चाइना का टेररिस्ट को यूएन लेवल पर रेजोल्यूशन से बचाना रहा हो, यह सभी पूरी तरह से जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को शो करते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ही चलने वाला कोल्ड वॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स की मांग को और तेज करता है। एक्सपर्ट्स P5 कंट्रीज में ही P2 वर्सेस P3 की बातें करते हैं। अब आप सोचेंगे कि P2 और P3 क्या है। P2 यानी चाइना और रशिया तथा P3 यानी यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। दोनों ही P2 और P3 आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने की वजह से अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग तरह से बिहेव करते हुए दिखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी पुअर कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। यूं कह लीजिए कि इमरजेंस ऑफ पीस कीपिंग, जिसे हम ब्लू हेलमेट के नाम से भी जानते हैं, वह अपने आप में ही यूनाइटेड नेशन का एक फेलियर है। एक साधारण व्यक्ति भी यह साफ बता देगा कि यदि यूनाइटेड नेशन का कलेक्टिव सिक्योरिटी का जुमला सही मायने में कुछ वजन रखता है, तो पीस कीपिंग फोर्सेस की जरूरत ही क्यों पड़ती। कहीं न कहीं यह यूनाइटेड नेशन के फेलियर का भी प्रतीक है।
इसके अलावा लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा हमेशा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए चर्चा का विषय रहता ही है। क्रिटिक्स इसको लेकर बहुत से मौकों पर मुखर भी रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका तथा लैटिन अमेरिका का कोई P5 रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वहीं यूरोप ओवर रिप्रेजेंटेटेड है। यदि अंडर रिप्रेजेंटेशन है तो क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्तित्व को एज ए ग्लोबल बॉडी मान लेना सही होगा? यह भी एक सोचनीय विषय जरूर है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन पर इनर्सिया अगेंस्ट चेंज के भी दाग लगे हुए हैं। सन 1945 में जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई तब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 51 सदस्य हुआ करते थे, जबकि आज सन 2023 में यह आंकड़ा 193 तक पहुंच गया है। इस दौरान वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जापान, जर्मनी तथा भारत आज फ्रांस और ब्रिटेन को छोड़कर टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हैं। ऐसे में आज तक P5 मेंबर्स में चेंजेस क्यों नहीं किए गए? सवाल जायज भी है और वाजिब भी। अपार्ट फ्रॉम दिस, यूनाइटेड नेशन का कम होता रेलेवेंस तथा कुछ देशों की कठपुतली बनकर रहना इसकी एक और निगेटिव पिक्चर को दिखाता है। भारत की फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रही स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने भी एक मौके पर कहा था कि यदि यूनाइटेड नेशंस अपने अंदर रिफॉर्म्स नहीं लाता है तो इसका भी वही हश्र होगा जो लीग ऑफ नेशन का हुआ था। वहीं एक और यूनाइटेड नेशन के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि वी नीड मोर यूनाइटेड नेशन देन लेस यूनाइटेड नेशन ड्यू टू राइज ऑफ ग्लोबल थ्रेट्स। आसान शब्दों में कहें तो बिना किसी मेजर रिफॉर्म के यूनाइटेड नेशन की लेजिटिमेसी और रुतबा को वापस लाना बहुत ही मुश्किल दिखता है। जैसा कि जानकारों का भी यही कहना है कि यूनाइटेड नेशन अभी क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस तथा क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी से गुजर रहा है। इसलिए ऐसे में यूनाइटेड नेशन किसी भी मुद्दे का हल तभी निकाल सकता है जब वह बेजुबानों की आवाज बनकर सामने आए, न कि बड़े देशों के स्टेटस को गार्ड करे और उनकी कठपुतली के रूप में कार्य करे। अपार्ट फ्रॉम दिस, बात अगर पिछले कुछ समय की क्राइसिस की करें तो यूनाइटेड नेशन का फेलियर बहुत ही निराशाजनक रहा है। चाहे बात ब्लैक सी के पास क्रीमिया की करें या फिर मेडिटेरियन सी के पास गाजा पट्टी की, हर एक छोर पर यूनाइटेड नेशन नाकामयाब दिखा है। और तो और अफगानिस्तान तथा म्यांमार में भी यूनाइटेड नेशन का कोई पॉजिटिव रोल न अदा कर पाना निश्चित रूप से रिफॉर्म की ओर इशारा करता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि कैसे रिफॉर्म, कौन इनिशिएटिव ले, या फिर कौन सा ऐसा देश है जिसे ऑन बोर्ड किया जाना चाहिए। सही मायने में अगर देखिए तो आपको जर्मनी, ब्राजील, जापान तथा साउथ अफ्रीका के रूप में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के तहत बहुत सारे कंटेंडर नजर आएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि सारे कंटेंडर्स में सबसे ऑब्वियस और मोस्ट पावरफुल कंटेंडर कोई है तो वह है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत समय समय पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के दरवाजे पर दस्तक देता रहा है। आइए अब जानते हैं उन आर्गुमेंट्स के बारे में जो यह तय करते हैं कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट क्यों मिलनी चाहिए। फर्स्ट, भारत की इकोनॉमिक माइट। आंकड़े यह बताते हैं कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है तथा परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का विश्व में 3रा स्थान है। यह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स जैसे फ्रांस तथा ब्रिटेन से कहीं बेहतर है। अतः 5 में से 2 P5 कंट्री भारत से इकोनॉमी के बेसिस पर कहीं से भी अच्छे नहीं हैं। इसलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट पर भारत का दावा और मजबूत हो जाता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के एस्टिमेट्स बताते हैं कि आज की डेट में इंडिया चाइना को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया है। भारत में ही वर्ल्ड की 2.4% एरिया भी सम्मिलित है तथा यह वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 17.5% पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। यूं कह लीजिए कि विश्व में लगभग हर 5वां या 6ठा व्यक्ति भारतीय ही है। इस आधार पर
भारत का P5 कंट्रीज में न होना यूनाइटेड नेशन की लैक ऑफ इंक्लूसिविटी को प्रदर्शित करता है। यदि भारत P5 कंट्रीज का हिस्सा होगा तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का बेजुबानों की जुबान न होने वाला मसला कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा। Along with this, आपने हार्ड पावर तथा सॉफ्ट पावर के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन हमारा प्यारा भारत एक स्मार्ट पावर है। अब यह स्मार्ट पावर क्या चीज है? सिंपली हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का मिक्सचर। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक कैपेबिलिटी, थर्ड लार्जेस्ट आर्मी तथा इंडिजिनियस मिसाइल्स और एक बड़ी न्यूक्लियर शक्ति भारत की हार्ड पावर के प्रदर्शित करते हैं। वहीं दूसरी ओर प्राचीन समय से लेकर आज तक भारत अपनी सॉफ्ट पावर के दम पर हमेशा संपूर्ण विश्व को अंधकार के समय नई रोशनी प्रदान करने का कार्य करता रहा है। किसी ने क्या खूब कहा है कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इसका मतलब यह है कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए, लेकिन भारत का वजूद तमाम एडवर्सिटीज के बाद भी बना रहा है। इसके साथ ही सॉफ्ट पावर के क्षेत्र में भारत के द्वारा यूनाइटेड नेशन वर्क एंड रिलीफ फंड फॉर पैलेस्टीन को $2 मिलियन से बढ़ाकर $5 मिलियन तक करना, म्यांमार में 250 रोहिंग्या परिवारों को घर दिलाना तथा 6450 करोड़ रुपए का अन्य पड़ोसी देशों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रत्येक साल प्रदान करना सच में भारत की कामयाबी की इबारत लिख रहे हैं। इसके अलावा भारत एक स्मार्ट पावर के साथ एक बड़ी स्पेस पावर बन के भी उभरा है। चंद्रयान, गगनयान, शुक्रयान तथा मंगलयान भारत की अंतरिक्ष रूपी जर्सी में लगे सितारे कहे जा सकते हैं। भारत के डिफेंस में मिशन शक्ति ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का कार्य किया है। इससे भारत यूनाइटेड स्टेट, रशिया तथा चाइना के बाद स्पेस वारफेयर की कैपेबिलिटी रखने वाला चौथा देश बन गया है। हमारे लिए यह भी गर्व की बात है कि हमारा इसरो और भी कई देशों की सैटेलाइट को लॉन्च करता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्राजील के लिए एमेजोनिया सैटेलाइट को भी इसरो ने लॉन्च किया था। Along with this, भारत न सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर है बल्कि एक अच्छी खासी बड़ी न्यूक्लियर पावर है। हम सब ने पोखरण टेस्ट में भारत की न्यूक्लियर शक्ति होने का सबूत भी देख रखा है। पोखरण टेस्ट के बाद अमेरिका ने भारत पर सैंक्शन तो इम्पोज किए, बट लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रख पाए। अमेरिका भारत की उभरती हुई शक्ति से वाकिफ था, इसलिए अमेरिका भारत को साउथ एशिया में मोस्ट रिलायबल पार्टनर मानता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत और अमेरिका के बीच 2007 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन होता है। भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी एनएसजी का मेंबर नहीं होने के बावजूद न्यूक्लियर वेवर भारत को मिल जाता है। इससे भारत को आने वाले समय में न्यूक्लियर एनर्जी के ड्रीम को फुलफिल करने का मौका मिलेगा। also, बात अगर भारत की लीडरशिप कैपेबिलिटी की करें तो आज़ादी के बाद से लेकर आज तक वह भी ऊंच कोटि की रही है। 1950 के दशक में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी नैम के फाउंडेशन में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान सराहनीय था, जिसने संपूर्ण विश्व में एक प्रॉपर इकोनॉमिक ऑर्डर कायम करने में सहयोग प्रदान किया था। तो वहीं 1988 में भारत ने राजीव गांधी प्लान प्रपोज किया, जिसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बातें कही थी। साथ ही साथ पिछले दिनों भारत द्वारा G20 की कामयाब मेजबानी भारत की लीडरशिप की सफलता की कहानी में चार चांद लगाती हुई दिखती है। Along with this, भारत का यूनाइटेड नेशन में कंट्रीब्यूशन उसे परमानेंट सीट का सबसे बड़ा दावेदार बनाता है। समय समय पर भारत अपने दावे को इन्हीं कंट्रीब्यूशंस के जरिए मजबूत करता रहा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अकेले भारत ने ही 71 यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में 49 ऑपरेशंस में अपनी 2 लाख पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ योगदान किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडियन आर्मी ने सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग यानी CUNPK का एस्टेब्लिशमेंट किया था। यह सेंटर 12,000 से ज्यादा ट्रूप्स को हर साल पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। भारत ने पीस कीपिंग ऑपरेशन में
जेंडर इक्वेलिटी इंश्योर करने में अहम योगदान प्रोवाइड किया है, जिसमें भारत ने कॉन्गो में पहली बार फीमेल इंगेजमेंट टीम्स को डिप्लॉय किया है। और तो और इंडिया अब तक 8 बार एज ए नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इलेक्ट किया जा चुका है। यह भारत के ही प्रयास रहे हैं कि सन 2014 में 21 जून को प्रति वर्ष इंटरनेशनल योगा डे और सन 2007 में 2 अक्टूबर को प्रति वर्ष इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे को मनाने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से मंजूरी मिली है। यकीन मानिए, भारत में हर एक वह खूबी है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए चाहिए। यही कारण है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कई मौकों पर भारत के समर्थन में दिखती रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बड़े देशों में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तथा रशिया दोनों से अच्छे संबंध है। यह भी एक रीजन है कि भारत वर्ल्ड पीस को सिक्योर करने में एक कैटलिस्ट की भूमिका निभा सकता है। यह भी माना जाता है कि चाइनीज डोमिनेंस तथा एग्रेशन को काउंटर करने में वेस्ट के लिए भारत एक सेफ बिड साबित हो सकता है। अल्सो, कौन भूल सकता है कोविड-19 के उस भयावह समय को, जो कि मानवता के लिए आज तक का सबसे बड़ा चैलेंज कहा जा सकता है। उस कठिन समय में हमारा देश भारत सभी के लिए मददगार बनकर सामने आया। जिस वक्त संपूर्ण जगत ने भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा, उस वक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बनकर उभरा और मानवता का संदेश देता नजर आया। यकीनन भारत द्वारा दिया गया वह त्याग उसे परमानेंट सीट के लिए एक कदम और करीब पहुंचाता है। जानकारों ने भारत के इस कदम को ड्रग डिप्लोमेसी तथा वैक्सीन डिप्लोमेसी की संज्ञा भी दी है। इसी को लेकर भारत के सीनियर पॉलिटिशियन शशि थरूर ने कहा था कि 90 से अधिक कंट्रीज ने भारत को कोविड-19 वैक्सीन के लिए रीच आउट किया। अतः यह भी भारत के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलने का कारण होना चाहिए। यहाँ तक आपको लगने लगा होगा कि अब तो भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए परमानेंट मेंबर जरूर से जरूर होना चाहिए। हालांकि यह राह उतनी भी आसान नहीं है जितनी दिखती है। निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे चैलेंजेस शामिल हैं। आइए एक एक करके कुछ चैलेंजेस को जानने का प्रयत्न करते हैं। पहला, भारत के परमानेंट सीट पाने की राह में चाइना का रोल एज ए ब्लॉकेड बहुत ही निगेटिव रहा है। चाइना पाकिस्तान का रीजन शामिल करते हुए भारत के दावे को कमजोर करता है। चाइना भारत तथा पाकिस्तान को सेम प्लैंक में रखते हुए कंपेयर करता है और कई मौकों पर यह भी कहता है कि यदि हम भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट देते हैं तो पाकिस्तान को कैसे रोक सकते हैं। इसके अलावा लैटिन अमेरिकन और अफ्रीकन कंट्रीज में वीटो पावर ऑफ द मेंबर को लेकर एक लैक ऑफ कंसेंसस भी देखने को मिला है। इसका मतलब यह कि अगर लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन कंट्रीज में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिप्रेजेंटेशन दी जाए तो किस कंट्री को दी जाए। अगर बात अफ्रीका की करें तो इजिप्ट, अल्जेरिया और साउथ अफ्रीका तीनों बड़े दावेदार हैं। सिमिलरली लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में ब्राजील और मैक्सिको के बीच कंसेंसस नहीं है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर भी कंसेंसस नहीं है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स भारत के द्वारा नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी को साइन करने से रिफ्यूज करने तथा कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी सीटीबीटी से भी खुद को दूर रखने को भारत के इस परमानेंट सीट के रास्ते में राह का रोड़ा बताते हैं। फॉर इंस्टेंस, भारत के लेट 90s में न्यूक्लियर टेस्ट तथा नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी पर उसका स्टैंड ग्लोबल फोरम में कंटेंशियस इशू रहा है। यहाँ पर भारत का नेशनल इंटरेस्ट तथा सिक्योरिटी भारत के लिए पहली प्रायोरिटी बनता है, लेकिन भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट न मिलने का यह सोल रीजन तो नहीं हो सकता है। इसके अलावा एक मौके पर G4 ग्रुप को कलेक्टिवली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट देने की बात भी उठी, लेकिन वह भी असफल रही। आप सोच रहे होंगे कि यह G4 क्या है। G4 अर्थात इंडिया, जर्मनी, जापान तथा अर्जेंटीना।
जब इन G4 कंट्रीज को कलेक्टिवली परमानेंट सीट देने की प्रोसीडिंग हुई तो एक नई ग्रुपिंग जिसे कॉफी क्लब कहते हैं वह इसका अपोज करता दिखा। कॉफी क्लब में पाकिस्तान ने भारत, इटली ने जर्मनी, ब्राजील ने अर्जेंटीना तथा चाइना ने जापान का अपोजिशन किया। जर्मनी को परमानेंट सीट मिलने से एक यह भी समस्या है कि यूरोप का कहीं न कहीं और भी ज्यादा ओवर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा और यही जर्मनी G4 का भी पार्ट है। इसलिए कहीं न कहीं G4 ग्रुप एक प्रेशर ग्रुप बनने के बजाय एक ऑब्स्टिकल बन चुकी है। शायद इसलिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इसे भी भारत के लिए परमानेंट सीट न मिलने का एक रीजन मानते हैं। उनका कहना है कि अगर भारत की यह दावेदारी अकेले होती तो और भी मजबूत होती। अपार्ट फ्रॉम दिस, भारत के लिए एक मेजर चैलेंज उसके द्वारा किए जाने वाला एक ह्यूज मिलिट्री इंपोर्ट को माना जाता है। और तो और यूनाइटेड स्टेट तथा रशिया से किए जाने वाला भारत में मिलिट्री इंपोर्ट भारत के ऊपर एज ए ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आने वाले समय में स्थितियां जरूर अच्छी होंगी और इसको लेकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत ने बहुत सारे सकारात्मक कदम उठाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत इंडिया की डिफेंस सेक्टर को सेल्फ रिलायंस बनाने की तैयारी चल रही है। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार 12 इंडो पैसिफिक नेशंस में सेल्फ रिलायंट आर्म्स प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी में भारत का चौथा स्थान है। भारत की डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी इसके लिए भी कमिटेड है। सिमिलरली, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस भी भारत के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट पाने में इनहिबिट करते हैं। डिस्पाइट एक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ के भारत का सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर पर प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। हमारी अपनी डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन और साइज इंटरनल चैलेंजेस को भी जन्म देती हैं और यह भी कारण है कि भारत अलग अलग इंडेक्सेस में नीचे की ओर दिखता है। उदाहरण के तौर पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पॉवर्टी तथा हेल्थ इंडिकेटर्स जैसे चैलेंजेस इस मुद्दे पर कंटेंशन का पॉइंट हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ग्लोबल कम्युनिटीज की तरफ से भी कोई खास एफर्ट देखने को नहीं मिला है। वर्ल्ड रिलेटिवली एक पैसिव मोड में है। ग्लोबल ऑर्डर एक एनार्किक दौर से गुजर रहा है। इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट भारत के परमानेंट सीट के दावे को इसलिए अपोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि चाइना ऑलरेडी अपोज करेगा ही। इसलिए ना सिर्फ चाइना बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज का भी रुख भारत के लिए पॉजिटिव नहीं रहा है। मेरा तो बस इतना ही मानना है कि यह सभी चैलेंजेस भारत के लिए स्पीड ब्रेकर जरूर हैं, परंतु यह चैलेंजेस इतने भी बड़े और परमानेंट नहीं हैं कि भारत को अपनी मंजिल तक पहुंचने में रोक सके। इन आर्गुमेंट्स तथा चैलेंजेस को जानने के बाद आपको क्या लगता है, भारत सच में इसका हकदार है कि नहीं? आप कमेंट सेक्शन में इसको लिखकर बताएंगे। फिलहाल आइए जान लेते हैं कि इसके लिए क्या वे हेड हो सकते हैं। सन 2005 में उस समय के यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट एक्सटेंशन को लेकर एक प्लान तैयार किया था, जिसे एनन प्लान भी कहते हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने दो फॉर्मूला, जिसे फॉर्मूला ए तथा फॉर्मूला बी कहते हैं, वह प्रपोज किए। फॉर्मूला ए के तहत 6 न्यू परमानेंट मेंबर्स और 3 नॉन परमानेंट मेंबर्स का प्रपोजल रखते हैं। 6 न्यू परमानेंट मेंबर्स में G4 के सभी कंट्रीज यानी इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राजील के साथ अफ्रीका के 2 नए कंट्रीज भी शामिल होंगे। काउंसिल में 9 न्यू मेंबर्स के आने से टोटल मेंबर्स की संख्या 24 हो जाएगी। इंडिया इस फॉर्मूले का समर्थन करता है। फॉर्मूला बी के अनुसार भी 9 न्यू मेंबर्स ऐड होंगे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग होगा। इसमें 8 न्यू सीट्स ए न्यू क्लास ऑफ मेंबर्स के तौर पर होगा, जिसका टर्म 4 साल का होगा, और एक न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स को मिलाकर 24 मेंबर्स हो जाएंगे। पाकिस्तान इसी फॉर्मूले का समर्थन करता है। हैरानी की बात यह है कि कोफी अन्नन ने स्वयं यह नहीं बताया कि किस प्लान का वह समर्थन करते हैं। उनका बस इतना ही कहना था, यह इशू बहुत लंबे समय तक डिस्कस हो चुका है और इस पर जो भी डिसीजन लेना है वह जल्द ही लेना होगा। दोस्तों, जैसा कि अभी कोफी अन्नन के प्रपोजल्स को हम लोगों ने देखा,
मान लीजिए कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट अगर मिल जाती है तो भारत को इसका क्या फायदा होगा। सबसे पहली बात यह है कि एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भारत के पास ग्लोबल अफेयर्स में ग्रेटर से होगा। भारत और भी ज्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले कर पाएगा। जैसा कि डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं कि भारत रूल शेपर बनना चाहता है, ना कि रूल एक्सेप्टर। ऐसे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट इंडिया को रूल शेपर बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हमेशा से मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स की डिमांड करता है। अगर इंडिया के पास परमानेंट सीट होगी तो इंडिया की वॉइस कहीं ज्यादा लेजिटिमेट और पावरफुल होगी। इसके अलावा इंडिया की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशन में बढ़ती चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकता है। एक तरह से साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन में यह चाइनीज हेजमनी के समक्ष एक इक्वलाइजर का काम करेगा। अल्सो हिमालयन रीजन और साउथ चाइना सी में चाइना के बढ़ते एग्रेशन को काउंटर करने में भी हेल्प करेगा। एक तरह से एशिया में पावर इम्बैलेंसेस को बैलेंस करने में मदद करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, चाइना का पाकिस्तान के बिहाफ पर की गई किसी भी इंटरवेंशन को न्यूट्रलाइज भी करेगा। अलॉन्ग विद दिस, भारत टेररिज्म के मुद्दे पर खुद एक्शन इनिशिएट करने में सक्षम होगा। भारत की कुछ कोर फॉरेन पॉलिसीज हैं, उनमें से एक है टेररिज्म, जहां इंडिया कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। भारत पाकिस्तान द्वारा की जा रही स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के अगेंस्ट लॉबी करने और ह्यूज सैंक्शन इंपोज करने में भी सक्षम होगा। भारत का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन रीजन को टेरर फ्री बना सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट भारत की नेशनल इंटरेस्ट को भी फुलफिल करने में मदद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंट क्लाइमेट समिट में मीथेन एमिशन पर रोक लगाने की बात हो रही थी। जैसा कि हम जानते हैं कि मोस्टली मीथेन एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलता है। ऐसे में इंडिया की नेशनल इंटरेस्ट इसे सिग्निफिकेंटली कम करने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसलिए इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के लिहाज से भी भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलने का फायदा होगा। आज की इस वीडियो में हमने यूनाइटेड नेशन के कंटेक्स्ट को जाना और P5 कंट्रीज क्या है तथा यूनाइटेड नेशन में उनकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है उसे भी समझा। हमने लंबे समय से चली आ रही डिबेट कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किन किन रिफॉर्म्स की जरूरत है उसे भी जाना। हमने उन आर्गुमेंट्स पर भी डिस्कशन किया जो इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट प्रोवाइड करने का फेवर करते हैं, और उन चैलेंजेस पर भी एक निगाह डाली जो भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट की राह में रोड़ा हो सकते हैं, तथा अंत में उन सभी पॉसिबल ऑप्शंस को भी देखा जो कि कोफी अन्नान द्वारा दिए गए थे। इसके अलावा हमने यह भी देखा कि अगर भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिल जाता है तो इससे भारत को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। मैं यह समझता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपने भी अपने मन में इस मुद्दे को लेकर एक राय जरूर बना ली होगी, जिसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत, जो कि इस धरती पर एक प्राचीनतम सभ्यता तथा यंगेस्ट देशों में से एक है, वह यकीनन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सही रोल और स्पॉट डिजर्व करता है। भारत को वह जरूर मिलना चाहिए जो पिछले 75 सालों से उसके लिए ड्यू है। यदि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट नहीं मिलती है तो इसमें भारत का तो नुकसान है ही, परंतु उससे भी बड़ा नुकसान यूनाइटेड नेशन तथा इंटरनेशनल कम्युनिटी का है। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यदि 21st सेंचुरी में यूनाइटेड नेशन को अपना रेलेवेंस बरकरार रखना है तो उसे और भी इंक्लूसिव और ओपन होना पड़ेगा, तभी अपने नाम के मुताबिक नेशंस को यूनाइट कर पाएगा। Thank you so much for watching this video. To get PDF of this discussion, you can find the link of Telegram channel in the description below. As we know, an idea needs propagation as much as a plant needs watering. Therefore, it's your duty to like, share and subscribe this channel. Quality contents are in line for you.
We will meet soon with the new episode. Till then, God bless you all.